आज से 3 साल पहले जब मैंने बेनेट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करा था तो मेरे भी वही सवाल थे जो शायद आज आपके हैं। जैसे कि क्या प्लेसमेंट्स में सीजीपीए मैटर करता है, 10th और 12th की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिससे मुझे प्लेसमेंट्स में कोई दिक्कत ना आए, अगर मैं एक एवरेज बच्चा हूं तो क्या मेरी प्लेसमेंट लग पाएगी। बेनेट तो यार एक प्राइवेट सा कॉलेज है, इसमें मतलब प्लेसमेंट लगना तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपके हर सवालों का आज मैं जवाब देने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो है प्लेसमेंट रियलिटी एट बेनेट यूनिवर्सिटी। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। तो ऑल राइट, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह और मैं ऑलमोस्ट 4th ईयर स्टूडेंट हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 3rd ईयर का रिजल्ट अभी आया नहीं है। एंड आज मैं आपका हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, तुमने ऐसी वीडियो यूट्यूब पे देखी नहीं होगी, क्योंकि दिस टॉपिक इज सेंसिटिव। बट आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, व्हाई मी? बिकॉज आई हैव बीन इनटू कॉलेज फॉर 3 consecutive ईयर्स, वो भी हॉस्टल में। इसीलिए जो मैंने अपनी हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ में देखा और समझा है, वो आज मैं आपको दिखाने और समझाने आया हूँ। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये 3 चीजें जरूर सुन के जाओ। पहली बात है, वॉच दिस वीडियो विद योर फैमिली, जिससे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी प्लेसमेंट्स का थोड़ा बहुत आइडिया लगे। सेकंड, अगर तुम्हें मेरी बोलने का पेस स्लो लगे तो स्विच वीडियो टू 1.5x और 2x, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। एंड थर्ड, इफ यू थिंक यू आर डैम टू स्मार्ट, तो मैंने वीडियो को ऑलरेडी सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, तुम अपने हिसाब से किसी भी सेक्शन पे जाके वीडियो को देख सकते हो। अब वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो यार, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही हर बात या तो सच या तो झूठ होती है। आज हम पता करेंगे कि कौन सा मिथ सच है और कौन सा मिथ झूठ। मिथ नंबर 1, ये प्राइवेट कॉलेज यार सिर्फ नाम के हैं, इनमें प्लेसमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लगती है। अगर आपने भी आसपास ऐसा सुना है तो बाकी कॉलेजेस का आई एम नॉट श्योर, बट बेनेट का ऐसा हाल नहीं है। क्योंकि यार हमारे कॉलेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं, लेकिन बच्चे उन्हें क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा क्यों, वो वीडियो में आगे बताऊंगा। मिथ नंबर 2, अगर तुम्हारी 10th और 12th में परसेंटेज कम है मतलब तुम्हारी नौकरी ही नहीं लगेगी। रियलिटी में इट्स काइंड ऑफ ट्रू, क्योंकि मोस्टली कंपनीज यार एक बेंचमार्क सेट करके रखती हैं फॉर देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया, और वो भी मैं तुम्हें आगे प्रूव करके दिखाऊंगा जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती जाएगी। मिथ नंबर 3, प्लेसमेंट तो सिर्फ टॉपर्स की लगती है। अगर यार तुम्हारा भी ये सोचना है तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम टॉपर्स मानते किसको हो, जो स्किल्स में ज़्यादा बहुत अच्छा है या फिर जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अगर तुम सोचते हो जो स्किल्स में ज़्यादा अच्छा है और तुम उसे टॉपर बोलते हो, और फिर अगर उनकी प्लेसमेंट लगती है तो ऐसा है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कोई बंदा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और फिर उसकी प्लेसमेंट लगती है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आज पढ़ाई से ज़्यादा तुम्हारे पास कैसी स्किल्स हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए ये सोचना कि नौकरी तो सिर्फ टॉपर्स की लगती है, इट्स रॉन्ग। मिथ नंबर 4, अगर तुम कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो मतलब तुम्हारी सीएसई फील्ड में नौकरी ही नहीं लग सकती। इन रियलिटी इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि जो भी कंपनीज आती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा सारी, लेकिन कुछ कंपनियां बाकी सारे ब्रांचेस के बच्चों को भी मौका देती हैं कि वो उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में अप्लाई करें, एंड वो भी एलिजिबल होते हैं उनके जॉब प्रोफाइल के लिए। तो आप अगर स्किल्स डेवलप कर लेते हो अदर देन योर डिग्री, तो वो भी आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा आपकी प्लेसमेंट्स लगवाने में। इसलिए कुछ मैटर नहीं करता कि आप कौन सी फील्ड से हो, आपने आज तक क्या करा है, आप क्या करोगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप क्या नई चीज़ें सीख के और कौन सी कंपनी में कितनी अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, और उसी के बेसिस पे आप प्लेसमेंट्स उठा सकते हो। यार ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इससे स्किप करने की कोशिश गलती से भी मत करना, क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट प्रोसीजर, किस तरीके से बेनेट में प्लेसमेंट चलती हैं एंड किस तरीके से वो सारा प्रोसीजर कैरी ऑन होता है।
तो भाई देखो, हमारे कॉलेज में जो प्लेसमेंट है वो मेनली दो तरीके से मिलती है। फर्स्ट वन इज़ थ्रू मेल्स, मतलब एक हमारा आउटलुक पे कॉलेज आईडी होती है जिस पे हमारे कॉलेज के सारे इवेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती हैं, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट हैकाथॉन्स, एग्ज़ाम डेट शीट्स या फिर कुछ भी हो, तो वो सारे मेल्स आपको आते हैं आउटलुक पे। तो उसी पे आपको प्लेसमेंट्स के बारे में नोटिफाई करते हैं कि कोई कंपनी जो कि इन जनरल प्लेसमेंट दे रही हो, तो वो आपको उस चीज़ के बारे में मेल कर देंगे आउटलुक पे। एंड द सेकेंड वे इज़ द सुपर सेट मेथड। सुपर सेट एक डोमेन है या फिर काइंड ऑफ मान लो वेबसाइट है इंटरनेट पे, जहाँ पे हमारे कॉलेज का एक पोर्टल बना हुआ है, जहाँ पे हमारे कॉलेज में जो भी कोई प्लेसमेंट आती है तो वो उस पर रिफ्लेक्ट करने लगता है। एंड आप उस पे जाके जॉब की सारा क्राइटेरिया देख सकते हो, सिलेक्शन की क्या क्या बैरियर्स हैं वो सब उसके बारे में पता कर सकते हो, रिक्वायरमेंट्स क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सब के बारे में पता कर सकते हो एंड उसी के थ्रू आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम दोनों मेथड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो लेट्स गो। तो यार सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आउटलुक का जो प्रोसेस है, उसके लिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखो यार, ये तुम्हें मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी और इसमें ये तुम्हें एक ऐप दिख रहा होगा जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये तुम अपने जाके किसी भी ब्राउज़र पर लॉगिन कर सकते हो। मुझे फ्रीक्वेंटली इसका यूज़ होता है इसलिए मैंने इसका ऐप डाउनलोड कर लिया है अपने लैपटॉप में। तुम जैसे ही इस पे आओगे यार, ये हमारा ये कॉलेज आईडी पे लॉगिन है, इसी पे हर चीज़ से रिलेटेड मेल आता है। जैसे कि तुम्हें ये सबसे पहले ये वाला मेल दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बच्चे की सिलेक्शन हुई है जिसमें जिनका नाम सोयम यादव है एंड इनकी जो स्टाइपेंड लगा है वो अराउंड 60,000 है एंड इनका जो CTC है वो अराउंड 25 to 30 LP है। तो देखो यार, इतनी बड़ी भी नौकरी लग जाती है। और अगर तुम कंपनी पूछोगे तो इनका कंपनी का नाम है स्केलर। स्केलर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसका बहुत ऐड वगैरह आता है। इनका जो रोल है वो SD है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। एंड तुम देख लो यहाँ पे और भी बच्चों का नाम लिखा हुआ है जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या फिर जिनका भी प्लेसमेंट वगैरह लगी है। ऐसे ही यार हमारे आउटलुक पे हर चीज़ से रिलेटेड मेल आता रहता है, जो भी इंटर्नशिप की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, जैसे कि ये बच्चों का हुआ है और भी बहुत सारे बच्चों के बारे में आता रहता है। इसमें जो भी बच्चों को सिलेक्शन होता है किसी भी कंपनी में तो उसका भी मेल आता है। अगर मैं तुम्हें अपना मेल दिखाऊं जो मेरा मेल आया था, हाँ तो यार देखो, जैसे कि ये तुम इस मेल के बारे में इस मेल को देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द फॉलोइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम बैरिटी यूनिवर्सिटी हैव बीन सिलेक्टेड एज जेन AI इंजीनियर ट्रेनीज एट ब्लू पैरेट। मैं जिस कंपनी में हुआ था उसका नाम ब्लू पैरेट था। तो उसमें देखो यार, ये 2 बच्चे हुए थे, एक मैं हूँ और एक और कोई मेरे मतलब क्लासमेट नहीं, बैचमेट, जो हमारा BTech CSE 2023 से 2027 का बैच था, उसमें से ये एक और स्टूडेंट है। इसमें देख लो तुम, इतने बच्चे एलिजिबल थे। इसका मतलब था ये सब बच्चे अप्लाई कर सकते थे इसके लिए, जिसमें से 371 बच्चों ने अप्लाई करा एक्चुअल में। और जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो 6 थे। उसके बाद जो अगले राउंड में गए वो 2, फिर फर्दर राउंड्स में जाते गए और जो सिलेक्शन हुआ 2 बच्चों का हुआ। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो इंटर्नशिप पीरियड था वो अराउंड 6 मंथ्स का था। 15,000 का इसमें स्टाइपेंड था जो मैंने आपको बताया था, और इसका जो पैकेज था वो अराउंड 4 to 5 LPA CTC था, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो यहीं पे सारे मेल्स वगैरह आते हैं। और इसमें अगर मैं तुम्हें प्लेसमेंट दिखाऊँ कि इसमें प्लेसमेंट किस तरीके से आती है, तो अगर इसमें सर्च वाले ऑप्शन को हटा दूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे एक मेल पिन कर रखा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये एक कंपनी के बारे में आया है, जिसमें आपको इसमें लिखा है कि एलिजिबल बैच जो है 2027 है, मतलब हमारा वाला बैच, हमारी जो BTech होती है 4 साल की होती है। इसमें जो स्टाइपेंड है वो अराउंड 30,000 है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसमें जो अप्लाई करने के लिए इन्होंने फॉर्म दे रखा है, उसकी लिंक यहाँ पर है। ये देखो, ये इन्होंने हाइपर लिंक दे रखी है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। अभी ये एक्चुअल में बंद हो गई है, इसकी डेट आउट हो गई है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये मतलब रिस्पॉन्सेज वगैरह फर्दर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहीं पे कोई भी नौकरी वगैरह आती है जो सुपर सेट पे नहीं है, अभी बताऊँगा उसके बारे में वो क्या है, तो वो यहाँ पे भी दिखाता है। और जो सुपर सेट पे आती है वो तो यहाँ पे आती ही आती है, उसके बारे में तो ये यहाँ पे आउटलुक पे नोटिफाई करते ही हैं। कॉलेज में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके बारे में आपको नोटिफाई कर दिया जाता है पहले ही आउटलुक पे। अब हम देखते हैं सुपर सेट के बारे में कि सुपर सेट क्या है। तो देखो यार, सुपर सेट के लिए आपको मैंने बताऊं तो
आपको जस्ट सर्च करना है सुपर सेट और ये एक आपकी वेबसाइट करके ओपन हो जाएगी। अब कॉलेज वालों ने तो यार देखो हमारी पहले से ही आईडी बनवाई थी हमारी कॉलेज आईडी के थ्रू। तो जहाँ पे देखो मेरी फ़ोटो लगी हुई है, ये मैंने खुद से लगाई थी, वेलकम बैक तो शाह सिंह लिखा रहा है, ये पासवर्ड है हमारा जो कि सबका अलग अलग होता है। इसे जैसे आप ओपन करते हो तो ये यार आपका ओपन होके आता है, ये डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे माई प्रोफाइल होती है। इसके अंदर एक होता है बेसिक डिटेल्स, यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका घर का एड्रेस क्या है वगैरह वगैरह, और भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। लेकिन जब आप एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो आपका ये एक पेज सा ओपन होता है। यहाँ पे आपका जो करंट CGPA चल रहा है वो दिखाता है, आपकी जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज चल रही है अभी फ़िलहाल अंडर ग्रेजुएशन में वो दिखाता है। एंड यहाँ पे देखो आपके कोर्स के बारे में, आपके कोर्स का ईयर कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा चल रहा है। अभी फ़िलहाल तो अभी मेरे 6th का ही रिजल्ट आना बाकी है, इसलिए 6 दिखा रहा है यहाँ पे। पास आउट कब हो गए, ये बाकी सारे जो मेरे जो प्रीवियस सेमेस्टर्स थे उसका रिज़ल्ट मैंने इसमें डाल रखा है। तो ये CGPA दिखा रहा है यहाँ पे मेरी क्लास 12th की एंड क्लास 10th की परसेंटेज मैंने खुद से ऐड करी थी। यहाँ पे आपको भी ये साइन दिख रहा होगा, ये है क्योंकि अभी ये वेरिफिकेशन पेंडिंग है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यार मैं बोलूँगा कि जब इसमें हम खुद से इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो इसमें फेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये हमें एक्चुअल वाली जो हमारी ओरिजिनल मार्कशीट्स होती हैं, ओरिजिनल हमारे जो जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो हमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो हम जॉब में जाते हैं वहाँ पे तो हमें वेरीफाई कराने पड़ते हैं। तो आप फेक कर भी लोगे तो वहाँ पे आप पकड़े जाओगे, तो आपकी फिर बाकी की जो भी मेहनत हुई है वहाँ तक की वो सारी वेस्ट चली जाएगी। इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके सारे ये CGPA SGPA तो मेरा डिफरेंट था, वो मार्कशीट वगैरह आप अपलोड करते हो उसके हिसाब से। अब जो हमारी जो जॉब्स होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आती हैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल्स पे। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो अभी तक जो भी जॉब आई है या फिर पहले आ चुकी है उसके बारे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और जिसमें आपने अप्लाई करा है उसके बारे में आपको दिख रहा होगा। अप्लाइड जॉब्स पे क्लिक करोगे तो मैंने इन सब कंपनीज़ में अप्लाई करा था, ये इसमें आपको एक ब्लू पैरेट करके दिख रही होगी जिसमें मेरा हुआ था। तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया था। एक और कंपनी आई थी रेल्टियो, जिसका जॉब का जो पैकेज था अराउंड 15 LPA to 17 LPA था, तो उसमें ही मैंने अप्लाई किया था। इसका मैं OA राउंड तक भी पहुंचा था, OA भी मैंने दिया था, उसके बाद वो क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन ये सब मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि इस तरीके से प्रोसेस चलता है हमारा। ये ऑल जॉब्स पे जाओगे तो ये देखो अभी ये जॉब्स आती हैं, जो इसमें आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अपना रेज्यूमे अपलोड करने का। आप इसमें कितने भी रेज्यूमे अपने ऐड कर सकते हो इस वाले पोर्टल पे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हर कंपनी के लिए अलग अलग रेज्यूमे मतलब थोड़े से उसमें चेंजेस कर देता हूँ, थोड़े बहुत माइन्यूट से चेंजेस होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा रहा है कि मैंने कौन से अपने रेज्यूमे के थ्रू इसमें अप्लाई करा है, तो आप अपने कंपनीज़ के हिसाब से अलग अलग रेज्यूमे बना सकते हो। आपको हर कंपनी के हिसाब से मॉडिफाई करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत रेज्यूमे को, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ये कंपनी है अभी, एंड ये कंपनी आई थी, ये कंपनी का भी का हाईएस्ट पैकेज था, 75,000 पर मंथ का इनका स्टाइपेंड था, एंड दे वर गिविंग पैकेज ऑफ अराउंड 32.5 LPA। मैं आपको दिखाता हूँ अगर मिल जाए तो मुझे, यहीं पे कहीं पे मेंशन था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मेल लिखा हुआ आया था, तो इसमें लिखा था 32.5 LPA का इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें जो कंपनी आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वो क्या क्या आपकी 10th-12th की परसेंटेज मांगते हैं या फिर उनकी क्या कंडीशन है अप्लाई करने से पहले, वो उसके लिए आप इस पर क्लिक करते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके एक ऑप्शन होता है, जो भी आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको दिखेगा। देखो इन्हें बैकलॉग्स में सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इनकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी देखोगे तो क्लास 12th में इन्हें 75% चाहिए था। यूजी में इन्हें, यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, उसमें इन्हें 75% चाहिए था। क्लास 10th में इन्हें 75% चाहिए था, और ये मेरे एक्चुअल हैं। अगर मैं नहीं होता तो यहीं पे क्रॉस बना हुआ आ जाता, अगर मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं होता, लेकिन मैं था इसलिए ये हो गया। तो अगर वो आप एलिजिबल हो ही नहीं तो वो आपको अप्लाई भी नहीं करने देगा पहले ही। और ये हमारा होता है होम वाला पोर्टल, यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशंस वगैरह ये सारे आती हैं, ये जो भी आपकी कंपनीज आ रही हैं, जैसे कि इनके देखो इसमें लिखा है कि इसमें एक कंपनी के बारे में आया है, इसका नाम कुछ है। इसमें लिखा है कि आपके जो इसमें अप्लाई कर सकते हो, बीटेक के बच्चे कर सकते हैं, MCA के बच्चे कर सकते हैं। इसमें देखो ऑल स्टूडेंट्स एलिजिबल, नो बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए इसमें क्लियरली मेंशन लिखा है। इसमें इन्होंने अपने हायरिंग प्रोसेस के बारे में लिख रखा है कि ये पहले ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, फिर टेक्निकल इंटरव्यू लेंगे, फिर HR इंटरव्यू लेंगे। यार ये देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं और ये कंपनीज अपने हिसाब से चेंज भी करती रहती हैं, तो इन्हें फाइनल में समझना। देखो डेडलाइन लिखी रहती है, और अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था
वहाँ से जाके आप कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल्स पे जाके रेज्यूमेस का ऑप्शन ये है यार, इस पर मैं देखो क्लिक करा तो एक नया ये, अगर आप खुद से रेज्यूमे बनाना चाहो इस पर तो रेज्यूमे बिल्डर का भी एक ऑप्शन देता है ये पोर्टल। लेकिन मैं तो जैसे कि देखो खुद से बना के अपलोड करता हूँ, तो वो अपलोड होता है आपका माई प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक रेज्यूमे करके ऑप्शन। यहाँ पे देखो मैंने 6 अभी तक रेज्यूमे बनाए हैं और मैंने इसमें डाले हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंगली कंपनीज़ के हिसाब से डाल सकते हो, अलग अलग रेज्यूमे अलग अलग कंपनी के हिसाब से मॉडिफाई करो और डालो। यहीं पे देखो लिखा हुआ है। तो यार देखो आप जो सबसे बड़ी मैंने एक चीज़ बोली थी कि 10-12 की परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो कंपनीज़ आ रही हैं वो पूछती हैं आपकी 10th और 12th की परसेंटेज और उसके बाद ही आपको अप्लाई करने के लिए देती हैं। अगर मैं आपको कंपनी जाके दिखाऊं जॉब प्रोफाइल्स में, तो जिन कंपनीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया था, जैसे कि एक ये ट्रायोलॉजी है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएंगे तो यहाँ पे 12th और 10th में इन्होंने 75 परसेंटेज मांगी है, मतलब इट्स क्वाइट हाई। तो इतना तो आपका होना ही चाहिए। और ये इस कंपनी के बारे में बात करें कि फोरा सॉफ्टवेयर करके कंपनी है, तो यहाँ पे भी देखो उन्होंने यूजी में मांगा है कम से कम 8 CGPA होना चाहिए और 10th और 12th में मिनिमम 80 परसेंटेज होनी चाहिए। तो यार परसेंटेज 10th और 12th की इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कंपनी में अप्लाई किया था जहाँ पे कुछ कंपनीज होती हैं जो कि कुछ भी नहीं मांगती, जैसे कि इन्होंने देखो डायरेक्टली लिख दिया ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर एलिजिबल। इनका कुछ है था ही नहीं क्राइटेरिया, बस बैकलॉग्स का थोड़ा बहुत होता है। वो तो यार देखो मिनिमम सी चीज़ है कि बैकलॉग तो आपके होनी ही नहीं चाहिए। अब हम इस कंपनी के बारे में बात करें रेल्टियो, तो इसमें भी देखो कुछ भी इन्होंने नहीं मांगा। फिनसेप्टा कंपनी थी, इसके बारे में देखो तो इन्होंने देखो 10th एंड 12th में इन्होंने मांगे अराउंड 70% एंड यूजी में भी इन्होंने मांगे 70%। तो यार देखो 10th और 12th की परसेंटेज यहाँ पे इसलिए मैटर करते हैं। बाकी यार यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप माई प्रोफाइल में जाओगे तो आप इसमें अपने अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट्स है तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अकम्पलिशमेंट में जाके सर्टिफिकेशन अगर आपने कुछ करी है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन आपके पास कुछ है, तो मैंने जैसे कि इसमें ऐड करा था, मुझे सेमेस्टर 3rd में मुझे डीन्स लिस्ट अवार्ड मिला था जिसमें मैं माई CGPA वॉज अराउंड 9.67 SGPA। तो उसके बेसिस पे मुझे ये अवार्ड उन्हें मिलता है जो कॉलेज के जो टॉप आई थिंक 10 परसेंटाइल में होते हैं या फिर कितने में होते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट उसमें जो बच्चे आते हैं जो बहुत ही मतलब हायर लेवल पे उनका रिजल्ट होता है, तो उस बेसिस पे ये सेमेस्टर वाइज ये अवार्ड मिलता है। तो ये मुझे मिला था सेमेस्टर 3rd में, तो वो मैंने ऐड कर दिया था। ऑल्दो ये चीज़ें मैंने रेज्यूमे में भी ऐड कर रखी हैं, तो ये चीज़ें कुछ इम्पैक्ट डालती हैं आपके रेज्यूमे में और आपकी जॉब प्रोफाइल में आपको शॉर्टलिस्ट होने में भी मदद करती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बड़ी कोई चीज़ है डीन्स लिस्ट अवार्ड, लेकिन ठीक है अगर आप ला पाते हो तो इट्स गुड। बाकी अगर आपके पास कुछ अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं कि आप AWS का कर लेते हो या फिर और किसी भी चीज़ का कर लेते हो, तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो और ऑफ कोर्स वो आपको थोड़ा सा स्पॉटलाइट में आने में मदद करेगी। तो यार यही सारा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। एक था आउटलुक के थ्रू एंड द सेकंड वन इज़ द सुपरसेट। बाकी इन दोनों के थ्रू ही हमारा मेनली जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो कॉलेज में होती हैं। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखो तुम मेहनत करना चाहते हो तो पहले ये जानो कि मेहनत करनी कैसे है और मेहनत करनी किस चीज़ के लिए है। तो यार ये है वो 3 चीज़ें जो सच में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। फर्स्ट वन इज मास्टर योर डोमेन। फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है या फिर तुम क्या करना चाहते हो CSE फील्ड में, लेकिन तुम किसी भी एक फील्ड को पकड़ के अगर उसके अंदर मास्टरी कर लेते हो तो तुम्हें जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम इस तरीके से चलते हो कि थोड़ा किसी चीज़ में कर लिया, थोड़ा किसी चीज़ में कर लिया, तो एंड में जाके तुम एक भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी एक डोमेन पकड़ो और उसे बहुत अच्छे से इन डेप्थ जाके उसे समझो, देन उसके बारे में ढूंढो कि उसकी नौकरियां कैसे मिलती हैं यार, किस किस डोमेन में वो अप्लाई होती है, एंड फिर उसके प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टडी करो। क्योंकि अगर जैसे कि मान लो अगर तुम DSA पढ़ रहे हो, तो अगर तुमने DSA के 50 क्वेश्चन लगा लिए तो इससे तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। तुम्हें DSA में कम से कम 200-300 क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब जाके तुम्हारा कुछ कोर DSA बिल्डअप होगा, एंड फिर उसके बाद तुम एडवांस DSA पे जा सकते हो, जिसके बेसिस पे तुम हायर पैकेजेस उठा सकते हो। MNCs वगैरह के फैंग कंपनीज होती हैं उसके पैकेजेस उठा सकते हो। एंड पहले कुछ बेंचमार्क अपना कंप्लीट करो। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज जो आती हैं वो पहले कम से कम DSA मांगती हैं, तो तुम कम से कम DSA करो अच्छे से। देन उसके बाद तुम जो भी करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट
या फिर फुल स्टैक करना चाहते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, एआई में स्पेशल कुछ करना चाहते हो। अगर एआई में जाना चाहते हो तो यार डीएसए इतना कुछ मेजर रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि एआई में तुम पाइथन पे काम करते हो और पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। अगर तुम एआई का कोर्स करोगे तो डीएसए इतना ज़्यादा एज सच नहीं होता मेरे हिसाब से। तो अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप कमेंट में मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो। बट लेकिन अगर आप डीएसए वाली फील्ड में जाना चाहते हो, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, तो वो डीएसए मांगती हैं, तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल की डीएसए करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे तो यार टीसीएस जैसी कंपनी भी डीएसए मांगती है, या फिर 5-6 लाख की कोई नौकरी करने जाओगे तो उसमें भी डीएसए लगती है। तो डीएसए तो तुम कम से कम कर ही लो, जिससे तुम कम से कम एक सेफर साइड में रहोगे कि तुम्हारे पास कुछ तो है। फिर उसके बाद अगर तुम्हारा इंटरेस्ट एआई में जाता है तो तुम एआई में मास्टरी करो, या फिर ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है हमारे कॉलेज में। या फिर कॉलेज से हटके भी यार अगर तुम्हें कुछ करने का मन है तो वो करने की सोचो, लेकिन कुछ सेफर साइड के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें करके चलो। सेकेंड वन इज़ कि यार तुम एआई टूल्स के बारे में अभी से जानना स्टार्ट कर दो, बिफोर इट्स टू लेट। क्योंकि यार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जनरेशन जैसे जैसे ग्रोथ कर रही है, उसमें एआई टूल्स के बारे में आज के टाइम में जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि जहाँ पे घंटों के काम एआई मिनटों में कर देता है, तो तुम्हें एआई टूल्स के बारे में मास्टरी करना है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्लॉड कैसे वर्क करता है, चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है। ये चीज़ों के बारे में तुम्हें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम एक अच्छी वर्क प्लेस पे काम करने वाले हो तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हो। एंड कंपनीज कम से कम यार इतना तो मांगती हैं कि तुम्हें आज के एआई टूल्स के बारे में कुछ तो नॉलेज हो, तुम कम से कम उन्हें ऑपरेट तो करना जानते हो। थर्ड वन इज़ यार इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर तुम सोचते हो तुम्हें बहुत कुछ आता है या फिर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्वे दैट प्रॉपरली, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट दैट प्रॉपरली, तो इट्स यूजलेस। तुम्हें कुछ भी आता है और तुम उसे अच्छे से बता नहीं सकते, तो तुम सामने वाले को क्या समझाओगे कि तुम क्या हो। इसलिए इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। कुछ भी करो, लोगों से बात करो, कुछ भी करो, लेकिन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। ये तुम्हारा आगे जाके जॉब में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप डिस्कशंस या फिर इंटरव्यूज़, वहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है। देखो यार, ऑनेस्टली आई एम नॉट बीन इनटू दिस प्लेसमेंट ओरिएंटेड जर्नी टू मच, बट फॉर टेस्टिंग माई सेल्फ आई अप्लाइड इन सम ऑफ द कंपनीज। एंड कुछ एक कंपनी में तो मेरा हो भी गया था एज ए AIML इंटर्न, जहाँ पे मेरा स्टाइपेंड वाज अराउंड 15,000 पर मंथ, एंड मेरा कुछ पैकेज था अराउंड 4 to 5 LPA का। ये जस्ट मैंने यार अपने आप को टेस्ट करने के लिए ऐसे ही मतलब अप्लाई कर दिया, एंड फिर वो चीज़ें होती गई, प्रोसेस वगैरह, इंटरव्यूज़, दैन उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह मैंने करे। तो एक कंपनी में दैट इज़ बेस्ड इन गुड़गांव, उसमें मेरा हो गया था, बट मैंने उसे ज्वाइन नहीं करा क्योंकि इट वाज नॉट फीजेबल फॉर मी, एंड मुझे कुछ अपना करना था। इसलिए मुझे लगता है यार, अगर छोटी मोटी प्लेसमेंट भी अगर तुम निकालने की कोशिश करोगे तो वो तो तुम्हारा हो जाएगा। मैंने भी निकाल ली थी। एंड अगर तुम थोड़ा सा भी अपने आप को पुश करोगे या फिर थोड़ा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टडी करोगे अपने कॉलेज में, एंड मेहनत करते रहोगे, तो मेरे हिसाब से तुम एक अच्छी नौकरी क्रैक कर सकते हो। क्योंकि अगर मैंने बहुत ही ना के बराबर अगर प्लेसमेंट की तैयारी करी थी, एंड उसके बाद भी अगर मैं प्लेसमेंट निकाल पाता हूँ, तो आई थिंक यू हैव द पोटेंशियल टू क्रैक द फैन कंपनीज, या फिर बहुत अच्छी MNCs तुम निकाल सकते हो। इसलिए DSA वगैरह बार बार नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करोगे तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड दैट्स ऑल। अब गलतियाँ यार सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना वो हमारा काम है। तो आई एम गोना पॉइंटिंग आउट 10 मिस्टेक्स जिसे अगर तुम अवॉइड करोगे तो श्योरली तुम अपनी प्लेसमेंट जर्नी को काफ़ी इनहेंस कर पाओगे। तो यार मिस्टेक नंबर 1 कि क्लासेस उतना जाओ जितना ज़रूरी है। अगर तुम पूरे टाइम क्लास में बैठे हो यार, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनेज अटेंडेंस पॉलिसी, तो यार तुम्हारा काइंड ऑफ शेड्यूल हिल जाएगा, क्योंकि तुम अपनी प्लेसमेंट जर्नी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। और सच बताऊं तो अटेंडेंस पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है,
क्योंकि उसके अलावा भी वो तुम्हें एग्ज़ाम देने देते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिल्कुल ना के बराबर ही कॉलेज आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एग्ज़ाम दिए और कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं आई। और वैसे भी सच बताऊं तो हमारे कॉलेज में वो संभाल लेते हैं, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। मिस्टेक नंबर 2, ज़्यादा CGPA के पीछे मत भागना। क्योंकि यार सही बताऊं तो मैं अराउंड 9.5, 9.6, 9.3 इस टाइप के SGPAs वगैरह लाया हूँ। बट सही बताऊं तो बाकी जो मेरे दोस्त हैं जो 8 भी लाए हैं या फिर जो 7, 7.5 भी लाए हैं, वी आर ऑल सेम। क्योंकि प्लेसमेंट्स में आपको बिल्कुल इक्वली ट्रीट करा जाता है इन मोस्टली कंपनीज़। अगर आप कुछ कंपनीज हटा दो जो कि बहुत सिलेक्टिव क्राइटेरिया रखती हैं कि ये 9 CGPA अबव को ही वो मौका देंगे, लेकिन वो भी बहुत ही रेयरली कोई कंपनी होती है। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं तो आप सेफर साइड के लिए कम से कम 8 CGPA या 8.5 CGPA मेंटेन करके चलो। लेकिन इतना भी नहीं कि तुम बिल्कुल 10-10 SGPA ला रहे हो, फिर तुम अपने बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आ जा रहे हो। वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें इनिशियली पुश देता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में तुम्हें थोड़ा अलग से पॉइंट आउट करवा देगा, लेकिन एट द एंड जो तुम्हें काम आने वाला है वो है तुम्हारी स्किल्स। CGPA बस तुम्हें सिलेक्शन क्राइटेरिया से पार करा देगा। तो एक मिनिमम बेंचमार्क तुम अपना क्लियर करके चलो एंड आफ्टर दैट इट्स गुड टू गो। मिस्टेक नंबर 3, सोशलाइज ना करना। अगर तुम भी ये सोचते हो कि बिना सोशलाइज करे तुम अपनी कॉलेज लाइफ को एनहांस कर सकते हो, तो सॉरी टू से लेकिन तुम्हारी कॉलेज लाइफ सच में बोरिंग हो जाएगी। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो यार थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करो, लोगों के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। अगर कोई तुमसे सामने वाला बात नहीं कर रहा तो बेशर्मों की तरह उनसे बात करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे तो यार अब तुम्हारी वो उम्र ही नहीं रही कि जहाँ पे तुमसे कोई बच्चा आके खुद से बोले कि आजा भाई मेरे से बात कर ले। बट इट्स लाइक कि अब तुम इतना मैच्योर हो, तुम जानते हो किस तरीके से सामने वाले के साथ बात करनी है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो इन चीज़ों को जानो, अच्छे से कम्युनिकेट करो, अच्छा नेटवर्क बनाओ। क्योंकि यार कनेक्शंस कहीं ना कहीं तुम्हें फ्यूचर में काम आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुम जितना ये अपने सोशलाइज करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर लोगे उतना ही वो तुम्हें फ्यूचर में काम आने वाली। मिस्टेक नंबर 4, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज इवेंट्स। तो यार तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि तुम कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तुम्हें हाईली इंगेज रहना पड़ेगा कॉलेज के इवेंट्स में, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट हैकाथॉन्स या फिर या कोई भी इवेंट हो, कल्चरल इवेंट हो, या फिर अगर तुम हैकाथॉन्स मैनेज ही करना चाहते हो, या फिर कुछ भी तुम्हें छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी पोस्ट कुछ भी मिल रहा हो, तो तुम्हें उस पोस्ट को लेना है। तुम्हें लोगों के साथ सही बताऊं तो अच्छे कनेक्शन बनाने हैं। तुम इससे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम कॉलेज इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हारी बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनते हैं एंड तुम बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखते हो। तो ये ऑलमोस्ट पुराने वाले पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन था, इसलिए इसको भी ध्यान से सुनो। मिस्टेक नंबर 5, अगर तुम यार ये सोचते हुए चलोगे कि तुम्हारा बगल वाला क्या सोचता है या फिर तुम्हारा बगल वाला क्या कर रहा है तुम भी वो करोगे, तो ट्रस्ट मी तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस चीज़ के भी आप 2 सर्कमस्टेंसेस सोच सकते हो कि यार कोई बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है और तुम उसे देख के वही अच्छी चीज़ अपनाओ, या फिर कोई गलत चीज़ कर रहा है और तुम उस चीज़ को देख के गलत चीज़ अपनाओ। क्योंकि यार सही बताऊं तो हमारे कॉलेज में तुम्हें बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिन्हें कुछ नहीं करना और जिन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक वेरी रिच, पैसा बहुत है उनके पास, वो बस मज़े लेने आए हैं। तो अगर तुम भी उन बच्चों के साथ रहोगे या फिर उनसे चीज़ें सीखोगे तो तुम भी वैसे ही रह जाओगे। लेकिन तुम्हें अगर सच में कुछ बिल्डअप करना है अपने लिए, या सच में तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो यार तुम्हें अलग से फाइट मारनी पड़ेगी। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा माइंडसेट रखो अपना। क्योंकि यार वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, तो इफ़ यू आर समवन जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो तुम्हें एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो लोग तो अपने घर चले जाएंगे, उनके पास बहुत अच्छे खासे पैसे के सोर्सेज हैं। लेकिन व्हाट अबाउट यू? तुम्हें तो अपने लिए खुद से करना है। इसलिए ये माइंडसेट रखो कि अगर तुम किसी के साथ भी हो तो वो चीज़ें तुम्हें इन्फ्लुएंस ना करें, तुम्हें पता हो कि क्या सही है और क्या गलत। मिस्टेक नंबर 6, चूज योर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स वाइजली।
क्योंकि अगर तुम कॉलेज लाइफ में जा रहे हो तो देखो यार, बहुत सब बच्चे होते हैं जो रिलेशनशिप्स वगैरह में चले जाते हैं या फिर जो भी है। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सही है, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट। तुम्हें चूज़ करना आना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ तुम्हारा सच में टाइम वेस्ट कर रही है। अगर तुम उनमें हो कि तुम पूरे टाइम कॉलेज में घूम रहे हो एंड तुम बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो यार सॉरी टू से तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और बाद में जाके रिग्रेट होगा, जो कि एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके पार्टनर्स या फिर दोस्त उनका टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली सिनेरियोज़ में यही होता है। इसलिए तुम अच्छे से चूज़ करो जिससे भी तुम बात कर रहे हो, जिसके भी साथ तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर वो तुम्हारी लाइफ में कुछ क्वालिटी या फिर कुछ भी अच्छी चीज़ अगर ऐड ऑन कर रहा है तो ही उन लोगों के साथ रहने में फ़ायदा है, वरना रिमूव देम, टोटली रिमूव देम। मिस्टेक नंबर 7। तो यार देखो, अगर तुम वो बच्चे हो जो कॉलेज में अभी हो और 3rd ईयर में आने वाले हो, या फिर तुम फ्रेशर भी हो या फिर किसी भी ईयर में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जब भी तुम अपना रेज्यूमे बनाओ, डोंट फेक इट टू मच। तुमने ये वाली लाइन ज़रूर सुनी होगी कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। क्योंकि यार तुम बहुत ही ज़्यादा जब फेक कर देते हो अपने रेज्यूमे में, एंड जब तुम्हें वो इंटरव्यूज़ वगैरह में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो मोस्टली वो एम्बैरेसिंग होता है। जब तुम्हें चीज़ें नहीं आती और तुम उसके बारे में झूठ झूठ लिख के रखते हो, काफ़ी सिनेरियोज़ में वो काम कर जाता है, लेकिन वो जब काम करता है जब तुम्हें 19 चीज़ें आती हों और तुमने 20 लिखी हों। लेकिन अगर तुम्हें एक चीज़ आती है और तुम 20 लिख रहे हो, तो वो भाई एक बहुत बड़ा फेलियर बनने वाला है तुम्हारे लिए। इसलिए जो आता है उससे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिखना अपने रेज्यूमे में, ज़्यादा फेक करने की कोशिश मत करना। मिस्टेक नंबर 8, डोंट कॉपी एंड बी योरसेल्फ। किसी की भाई कॉपी करने की कोशिश मत करो। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जो हो वो हो, लेकिन ऐसे कोई नेगेटिव वे में मत लेना। अगर तुम्हारे अंदर कोई गलती है तो तुम उसे सुधार ही नहीं रहे, लेकिन तुम्हें भाई किसी की कॉपी नहीं करनी, क्योंकि यार सबके अंदर कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है और तुम्हें उसे फाइंड आउट करना है। इफ़ यू आर बीइंग पोलाइट टू समवन, तो वो भी एक क्वालिटी है। तुम किसी के लिए अच्छा बर्ताव करते हो, किसी के लिए तुम्हारे मन में अच्छी भावना है, तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी है। तो उसे कहीं तुम दबने मत दो सामने वाले की कॉपी करके कि यार वो ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारे अंदर जो चीज़ अच्छी है उसे बनाए रखो, क्योंकि यार बी योरसेल्फ इज समथिंग जो तुम्हें सच में स्पॉटलाइट देता है कहीं पे, और जो तुम्हें बाकी सब क्राउड से अलग बनाता है। मिस्टेक नंबर 9, टेकिंग कॉलेज टू सीरियसली। देखो यार, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं कॉलेज आया था 1st ईयर में, तो मैं कॉलेज को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता था कि हर चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, डेडलाइंस के साथ सबमिट कर रहा हूँ, या फिर ये अटेंडेंस मेंटेन कर रहा हूँ। 98% वॉज माई अटेंडेंस इन फर्स्ट सेमेस्टर। हर चीज़ मेंटेन कर रहा हूँ, टीचर्स के साथ बिल्कुल टोटली असाइनमेंट्स वगैरह कर रहा हूँ, ये सब। लेकिन यार सही बताऊँ तो इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। जितना ज़रूरत है उतना ही करो। ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोशिश मत करो कि तुम टीचर के सामने बहुत ही अच्छा बन के दिखा रहे हो। टीचर्स के साथ कनेक्शन बना के रखना इज़ वेल एंड गुड, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन के भी रहना यार कुछ आपको फ़ायदा ज़्यादा देता नहीं है। इसलिए जितना तुम्हारा जिस चीज़ से काम निकल जाए उसे निकाल लो। जितना ज़रूरी हो उतना ही काम करो। ज़्यादा बेफजूल में टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। कॉलेज स्टफ में अगर तुम प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो तो ये सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो जो तुम्हें चीज़ जितनी ज़रूरी हो उतनी ही करना है, बाकी एक्स्ट्रा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यार ये कॉलेज की डेडलाइंस वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन टाइम से कर लोगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन इसे इतना भी ज़्यादा सीरियस मत लेना कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जा रहे हो। धीरे धीरे सब हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अगर ये भी नहीं है कि अगर ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे तो बहुत ही ज़्यादा लाइट लेने लगो, ऐसा भी नहीं करना, लेकिन बैलेंस करके चलना। मिस्टेक नंबर 10, डोंट लेट योर प्रॉब्लम्स ओवरकम यू। अगर तुमने अपनी परेशानियों को अपने सर पे चढ़ने दिया तो तुम बहुत ही परेशान हो जाओगे एंड सच में तुम फोकस नहीं कर पाओगे अपने गोल पे। गलतियां सबसे होती हैं, परेशानियां सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें अपने सर पे नहीं चढ़ने देना। ईज़िली हैंडल करो हर चीज़ को। अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा टाइम दो उन चीज़ों को, बहुत जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार बहुत हम चीज़ों को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के अपने मन में रख लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, जबकि वो चीज़ें इतनी बड़ी होती भी नहीं है। इसलिए अगर कोई चीज़ तुमसे भी सॉल्व नहीं हो रही, थोड़ा सा टाइम दे दो उसे, थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस लो,
या फिर देखो यार, मैं बोलने को तो बोल सकता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, लेकिन कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आप अपने दोस्तों को बताते हैं और उल्टा आपका मजाक ही बन जाता है। इसलिए अगर वो नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, अपने तक रखो, लेकिन थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पॉजिटिव तरीके से सोचो और क्या पता वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। कॉलेज लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सब हो जाएगा और तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, तुम अच्छे से कर लोगे, तो ज़्यादा सीरियसली किसी चीज़ को मत लो। एट लास्ट यार आपसे बस यही बोलूँगा कि ये वीडियो मैंने इस टाइम पे इसलिए पोस्ट करी है टू गिव यू गाइज अ रियलिटी चेक, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे अलग अलग ड्रीम्स लेके कॉलेज में आते हैं, लेकिन हम कब ऑफ ट्रैक हो जाते हैं वी एक्चुअली डोंट नो। दैट्स वाई इफ़ यू आर अ फ्रेशर जो कि कॉलेज को इस साल ज्वाइन करने वाला है, तो मेरे दोस्त सोच लो, कर पाओगे तो ही आना, वरना यार 20-25 लाख इज टू मच टू रिग्रेट, क्योंकि नोएडा की हवा कब लग जाती है पता भी नहीं लगता मेरे भाई। बाकी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबको बस यही कहना चाहता हूँ कि यार कॉलेजेस सारे ही एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा फैसिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। बच्चे भी आपको कॉलेज में ऑलमोस्ट हर तरीके के मिलेंगे, तो संभल के चलो एंड पॉजिटिव थॉट्स रखो अपने पास। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। एंड एडमिशन प्रोसीजर को बटरी स्मूथ बनाने के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप जाके इस पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कभी भी, बस कॉल मत करना क्योंकि वो मैं उठा नहीं पाता सबकी। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके घर के गेट से कॉलेज के गेट तक आपको कोई परेशानी ना हो। तो मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए तुषार सिंह साइनिंग ऑफ।